हार्दिक स्वागत है। आज का हम टॉपिक अपना जो वर्ण विभाग है वो पूरा हो चुका है। आगे आज शब्द विचार। शब्द की बात करते हैं अपन कि शब्द है क्या, कैसे बनते हैं शब्द। थोड़ा सा एक मिनट चक्कर बनाता हूं, यानी गौर से देखना पहले। जैसे ये है वर्ण और वर्ण, वर्ण और वर्ण या ध्वनि बोलते, ध्वनियों का समूह है। ये निर्माण करेंगे अपने शब्द का। शब्दों को जोड़ दो, सार्थक होने चाहिए। शब्द धन शब्द, इसका निर्माण करेंगे, वाक्य का निर्माण करेंगे। और वाक्य यदि मिल जाएंगे तो रचना का निर्माण हो जाए। चाहे वो आप कहानी बनाओ, चाहे निबंध लिखो, चाहे कोई भी गद्य रचना हो, चाहे पद्य कविताएं हो, तो वाक्य और वाक्य मिल करके रचना का निर्माण। ये विभाग अपना पूरा हो चुका है। अब ये पढ़ेंगे शब्द, वर्ण और वर्णों के मेल से शब्द। शब्द की परिभाषा, एक या एक से अधिक, यदि जहां ध्वनियों का मेल हो जाता है, जहां दो वर्णों का मेल हो जाता है, वहां शब्द बन जाता है। शब्द की परिभाषा लिख दूं मैं, एक या एक से अधिक ध्वनियों कोष्ठक में वर्ण डाल दूं, वर्णों के मेल से जो सार्थक ध्वनि समूह बनता है वो कहलाता है शब्द। जो सार्थक ध्वनि समूह है बनता है वह शब्द कहलाता है। सार्थक के साथ, जैसे एक तो मैंने लिखा चाय, अपन बोलते हुए चाय वाय। अब ये चाय ये भी शब्द है, ये भी शब्द है तो दोनों शब्द है, लेकिन इसका अर्थ निकलता है, ये सार्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं। इस तरह से शब्द का निर्माण होता है। सार्थक ध्वनि समूह है वो ही शब्द कहते हैं। चलो आगे बढ़े। आज अपन शब्दों के भेद देखते हैं थोड़े। यहां से काफी बार प्रश्न है वो सीधा सा उठा लेते हैं, जब उठाया होगा यहां से, जैसे पूछा गया कि रचना के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं, 3, 4, 5, 2। अपन इनको पढ़ते नहीं है, फिर यहां से कभी उत्पत्ति वाला परेशान कर देता है, कभी रचना, प्रयोग, अर्थ। तो सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द भेद है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी कितने हो गए, 1, 2, 3 और 4। अब इनसे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी, और आगे इनका विस्तारित वीडियो रहेगा आपके सामने। क्या होते हैं तत्सम शब्द, कौन से शब्द तत्सम होते हैं, इन्हें कहोगे आप तत्सम शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और
बिना कोई बदलाव किए, बिना कोई परिवर्तन किए जो संस्कृत के शब्द है उनको हिंदी में वैसा का वैसा बिना कोई रूप परिवर्तन किए, बिना कोई इनमें बदलाव किए हिंदी में जब ये प्रयुक्त होते हैं तब ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो वे शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लिए जाते हैं वो तत्सम शब्द है। जैसे मैंने लिखा उष्ट्र, उष्ट्र का मतलब ऊंट, मैंने लिखा नासिका, तत्सम शब्द है। नासिका का मतलब नाक, ये तत्सम हो गए, ये तद्भव हो गए, ये दोनों एक साथ चलते, तत्सम और तद्भव। तद्भव क्या है? किन शब्दों को हम तद्भव कहेंगे? है तो संस्कृत भाषा के, लेकिन इनका जो रूप है वो बदल करके परिवर्तित होकर के हमारे सामने आता है, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। पहले भी ये बात मैंने पूर्व के वीडियो में बताई थी आपको कि चंद्र बिंदु वाले समस्त जितने भी है, जैसे चांद है, ये चंद्र बिंदु वाले, ये तत्सम शब्द होते हैं। जैसे अब इसका चलित तद्भव, अब इनका तत्सम क्या बढ़ेगा? चंद्र है तो संस्कृत के, लेकिन देखो रूप बदल गया है तो संस्कृत का, ये रूप परिवर्तन होकर के हमारे सामने आ गया है तो संस्कृत का, रूप परिवर्तन होकर हमारे सामने आ गया। ये हुए तत्सम और तद्भव शब्द। चौथा है देशिज। ध्यान है जो हिंदी भाषा है वो सर्वग्राही भाषा है। जितने भी चाहे विदेशी अपनी भाषाएं देख लो, चाहे अपने क्षेत्रीय भाषाएं, हम क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग करते हैं और धीरे धीरे वो शब्द हिंदी भाषा में अपनी जगह बना बैठे हैं। चाहे अपनी जनजातियां देख लो, जैसे कोल है, द्रविड़ है, संताल है, इनके भी क्षेत्रीय शब्द आज हिंदी में अपनी जगह बना बैठे। तो क्षेत्रीय शब्द है वही क्या है? देशज शब्द। विदेशी की बात करें तो दूसरे देशों से आने, जैसे अंग्रेजी से आए हुए शब्द है, और विदेशी भाषाओं के जैसे चीनी भाषा के शब्द है। जैसे मैं लिखूं चीनी, तो चीनी अपने आप में खुद चीनी भाषा का शब्द है, विदेश से आया लेकिन हिंदी में स्थान है। इस तरह रचना के आधार, रचना कैसे, उत्पत्ति कैसे? जब हिंदी की उत्पत्ति हुई तो सारी भाषाओं के शब्द इनमें धीरे धीरे आकर के अपना स्थान बना लिया इन्होंने। अब ये महत्वपूर्ण है आपका रचना के आधार पर। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, कितने भेद हो गए? 3। चर्चा करते हैं क्या रूढ़ होता है, क्या यौगिक है और क्या योग रूढ़। रूढ़ क्या है? रूढ़ रूढ़ का अर्थ क्या होता है? पुरानी परंपराएं। शुरू से जो शब्द है पुरानी परंपराओं के आधार पर है, जो शब्द चलते आए हैं और आज वो हिंदी भाषा में रूढ़ बन करके रह गए हैं, इनका प्रयोग होता रहा है। लेकिन इन शब्दों को यदि हम पृथक करते हैं तो इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता है। जैसे मैं लिखूं गाय, गाय रूढ़ है, हटा दो, कोई इनको वर्णों को अलग अलग कर दो, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा इनका, जैसे शब्द बनेगा ही नहीं। ये गाय है अलग कर दो, या इसको ऐसे खोल के लिख दूं गए आ ये, गा को अलग कर दो, जाइए को अलग कर दो, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। रूढ़, दूध लिखा नहीं, रूढ़ है। इनको अलग करोगे तो केवल वर्ण बचेंगे, न कि कोई शब्द बचेगा। जबकि अपन बात यहाँ किसकी कर रहे हैं? शब्दों की। दूध एक कर दो, अलग अलग लिख दो, शब्द बन नहीं रहे। अब ये रूढ़ समझ में इन दोनों के साथ में बिल्कुल आ जाए। अब योगी की बात करें।
क्या है यौगिक? यौगिक योग का अर्थ जोड़ है। जोड़ना किनको है? यहाँ शब्दों को। अब वो चाहे शब्द किन किन से जुड़ सकते हैं, नए शब्दों का निर्माण किन किन से होता है, थोड़ा देर बता दूं मैं आपको। सबसे पहले आपके जैसे संधि से कोई शब्द बन रहा है, बिल्कुल यौगिक बनेगा जी। दोनों को यदि शब्दों को अभी, जैसे मैंने उदाहरण लिखा राजेंद्र, क्या इसका संधि विच्छेद संभव है? बिल्कुल है। राजा, इंद्र, शब्द बन गया। दोनों का पृथक अस्तित्व है, यही तो है यौगिक में। यहां मैंने लिखा कि रूढ़ शब्द में यदि अपन वर्णों को पृथक पृथक करते हैं तो इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता है, ये अपनी स्वतंत्र जो पहचान है वो नहीं बनाए रखते हैं। यहां इनकी पहचान और कैसे? चलो आगे ले लो। संधि से कोई भी शब्द यदि निर्मित हो रहा है तो यौगिक है, याद रखना बिल्कुल। आगे देखते हैं, यदि समाज से कोई भी शब्द निर्मित हो, ऐसे लिखूं मैं माता पिता, क्या है जी? सामासिक शब्द है। पृथक पृथक कर दो, माता को अलग करो, पिता को अलग कर दो, अस्तित्व रहेगा दोनों का, विग्रह हो जाएगा माता पिता, माता और पिता। और जी, और किन किन से यौगिक शब्द? यदि उपसर्ग से बन रहे हैं आपके, उपसर्ग से, कैसे? एक शब्द दिख रहा हूं मैं, अध्यक्ष शब्द, करो अलग अलग करो इनको। उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है? कर दिया जी। अधिक, अन, अक्ष, क्या दोनों का अर्थ संभव है? है। अधिक का भी अर्थ होता है, अक्ष का भी अर्थ होता है। और किन किन से? संधि से हो गया, समास से हो गया, उपसर्ग से हो गया। क्या यौगिक शब्दों का निर्माण और किसी से भी होता है? होता है। होता है आपका प्रत्यय से। प्रत्यय कैसे? कोई भी शब्द लिखो, जिसमें लिखो इतिहास, दैनिक, दोनों का अर्थ है, शब्द बन जाएगा ऐतिहासिक। इस तरह से यदि शब्द की संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय संभव है तो वो यौगिक का निर्माण करते हैं, वो यौगिक शब्द बनाते हैं। तीसरा क्या है? योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है? तीसरा जो आपका शब्द है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द है वो अन्यार्थ को प्रकट करता है, बहुब्रीहि समास की तरह से। जहाँ भी आपको बहुब्रीहि समास का उदाहरण मिलता है तो आप यदि परीक्षा में प्रश्न पुटअप होता है तो लिख देना इसमें, बिल्कुल योग रूढ़ शब्द है। कैसे? देखता हूं, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़। मैंने लिखा यहां त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, काम तो यही तक समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन अपन ऐसा विचार के आगे कोई है क्या ऐसा जिसके तीन नेत्र है? तीसरा तारा सा अन्यार्थ का बोलते शिवाचक, त्रिनेत्र में होगा योग रूढ़। बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण है वो योग रूढ़ के, जैसे वीणा पाणी है, वीणा पाणी का मतलब हाथ, जिसके हाथ में वीणा है। ऐसी है क्या कोई जो अपने हाथ में वीणा को धारण रखती है? सरस्वती, बिल्कुल जी, योग रूढ़ शब्द है वीणा पाणी। शूल पाणी
है क्या कोई ऐसा जो त्रिशूल को धारण करता है? शिव, तीसरा अर्थ निकल रहा है। मैं लिखूं जलज, क्या है योग रूट जलज? बिल्कुल है जी। जल में उत्पन्न होने वाला क्या? कमल। और लिखते हैं, मैं लिखूं चंद्रशेखर, चंद्र है, शेखर सिर पर जिसके, है ऐसा कौन? शिव। पीताम्बर, पीले वस्त्रों को धारण करने वाले, विष्णु। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, विष्णु। जितने भी देवी देवताओं, दशानन, दशानन जिसके, योग रूट। अब ज्यादा याद नहीं रहे तो इतना तो याद रह जाना चाहिए कि बहुब्री समास यदि किसी शब्द में है तो वो योग रूट है। यदि दो शब्दों को अलग अलग करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, या उनका समास विग्रह करते हैं, या प्रत्यय जोड़ करके नया शब्द बना हो, या उपसर्ग जोड़ के बना, तो उनको आप करना है योगे। योग का मतलब जोड़ दो शब्दों के योग से। और रूट में यदि हम अलग अलग करेंगे तो नए शब्द नहीं बनेंगे, और ये शब्द अपना स्वतंत्र अस्तित्व है वो नहीं रहे। यह हुआ फिर रचना के आधार पर तीन तरह के शब्द बने। प्रयोग के आधार कौन कौन से? विकारी और अविकारी। अब अविकारी को दूसरा नाम इसको हम अव्यय भी बोल सकते। अव्यय क्या है? विकार। विकारी की बात करें, विकार का अर्थ है परिवर्तन, बदलाव। किसमें? शब्द में। यदि शब्द में बदलाव है तो विकारी है, यदि बदलाव नहीं हो रहा है तो अविकारी। जैसे एक शब्द लिखूं मैं लड़का, क्या इसमें अविकार किन किन के आधार पर हो? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर। यदि शब्द में परिवर्तन बदलाव संभव है तो विकारी है। यदि शब्द में कोई बदलाव नहीं हो सकता, कोई परिवर्तन, शब्द वैसा का वैसा बनेगा, अव्यय जिसका में कोई वे नहीं कर सकते, जिसको हम शब्द वैसा का वैसा रहे वहां होगा, तो लड़का है। क्या लड़का विकारी है या अविकारी? लड़का जातिवाचक संज्ञा है। अब लड़का से बहुवचन परिवर्तन, लड़का का लड़के बन सकता है, वचन परिवर्तन हो गया, एक वचन से बहुवचन बन गया। क्या लड़का से और भी परिवर्तन हो सकता है? लड़का से लड़की बन गया, लिंग परिवर्तन हो गया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया। क्या और भी बन सकता है? वचन बदल दिया। अपने एक उदाहरण डालूं जैसे कि काल, जैसे मैं लिखूं काल का चेंज करके देखो, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, किस काल का है? वर्तमान काल। मैंने पुस्तक में, क्या कारक भी करो, ये नहीं कहां से आ गया? अब ध्यान रहे, ये जो परसरक है ने, कारक चिन्ह है ने। कभी हम देखते हैं कि ने का प्रयोग क्यों करता है, ने कर्म को ये जो पढ़ते हैं अपन, क्योंकि ने, तो ने का प्रयोग हमेशा भूतकाल में ही किया जाता है, वाक्य नहीं होगा। अविकारी की तरफ थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मैं एक शब्द लिखूं प्रति, क्या है? अविकारी है। यथा, क्या है जी? क्या परिवर्तन करो? क्या प्रति का प्रत्यय बन जाएगा? यथा का यति नहीं बन सकता। न तो इनका लिंग परिवर्तन होता है, न इनका वचन परिवर्तन होता है। अब और का क्या बनाओगे? मैंने एक शब्द लिखा और, क्या बदलाव करोगे इसमें? मैंने लिखा किंतु, क्या बदलाव होगा? कुछ नहीं होगा। मैंने लिखा परंतु, बल्कि, जबकि, अथवा, ये अविकारी। आगे चलते हैं।
अर्थ क्या था? क्या होते हैं एकार्थी शब्द? जिन शब्दों का एक ही अर्थ रहता है। जैसे गाय लिखा, गाय का मतलब गाय एक पशु है, एकार्थी है। मैंने लिखा दूध, एकार्थी। मैं लिख दूं सड़क, एक ही अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं। जहां एक ही अर्थ का बोध कराने वाले शब्द है वो एकार्थी कहलाता है। अब अनेकार्थी क्या है? शब्द तो एक है लेकिन अर्थ उसके, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकल करके हमारे सामने आते हैं, वो शब्द कहलाते हैं अनेकार्थी। शब्द एक, अर्थ अनेक। एक शब्द लिखूं मैं, कोई भी शब्द ले लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया सारंग। शब्द तो एक ही है, क्या इसका एक ही अर्थ है? बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे अर्थ। देखते हैं क्या कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं इसके। सारंग का औरत होता है जी, एक अर्थ तो ये निकला, और भी निकलते हैं, निकलते हैं। सारंग का दीपक भी होता है। सारंग का हिरण भी होता है। सारंग का घूंघट भी होता है। क्या सारंग का अर्थ पानी होता है? जी होता है, बिल्कुल होगा। और क्या बन सकता है सारंग? सारंग का अर्थ मोर भी होता है। सारंग का अर्थ सर्प भी होता है। तो शब्द, ये सब तो एक ही है सारंग, लेकिन इसके अर्थ देखो कितने सारे आ रहे। तो शब्द जहां एक हो और उस एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, वो शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। आगे आ गया आपका पर्यायवाची। इस शब्द से तो आप भली भांति परिचित हैं। पर्याय, एक शब्द तो एक है, उस एक शब्द को अनेक नामों से हम पुकारते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पर्याय। उदाहरण के लिए इसे अपन ने आग शब्द लिया, क्या आग को हम आग ही बोलते हैं या उसके और भी नाम है? आदमी तो एक है लेकिन नाम अलग अलग है। आग को हम अग्नि भी बोल सकते हैं, आग को हम अनल भी बोल सकते हैं, पावक भी बोल सकते हैं, कृषाणु भी बोल सकते हैं, हुतासन भी बोल सकते हैं। तो शब्द एक है लेकिन इस एक शब्द के देखो अलग अलग नाम है, अग्नि, अनल, पावक, कृषाणु। इन्हें कहा जाता है पर्याय या पर्यायवाची शब्द। आगे आपका विलोम शब्द। क्या होते हैं विलोम शब्द? विपरीतार्थ, शब्द का बिल्कुल उल्टा। कोई भी शब्द, जैसे शब्द लिखा अंधेरा, अंधेरा का उजाला हो जाएगा। शब्द लिखा सदाचार, अच्छा आचरण, इसका उल्टा हो जाएगा कदाचार। ये शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम या विपरीतार्थ शब्द। शब्द है युग्म शब्द, देखने में लगने में तो एक समान, एक जोड़े की तरह लगेंगे, लेकिन दोनों के शब्दों के अर्थ है वो अलग है। जैसे एक दो शब्द लिखे, उदाहरण देखते हैं। एक शब्द लिखा मैंने तरणी, केवल मात्रा का ही अंतर है। तरणी, एक शब्द लिखा मैंने तरणी, तरणी, तरणी। तरणी का अर्थ हो गया
सूर्य, और इस तरणी का अर्थ हो गया नाव। ऐसा जो युग में एक जोड़ा बनता है ये युग्म शब्द। और जैसे मैंने लिखा पावश, उच्चारण में भी ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, कुछ ही वर्ण का रहेगा, कुछ ही ध्वनि का फर्क पड़ता है। पावस एक लिखा मैंने, पायश, पावस का अर्थ था वर्षा ऋतु, वर्षा। पायस का अर्थ है खीर। एक उदाहरण ले लेते, ये युग्म शब्द है। एक शब्द लिखा है मैंने अनल, एक शब्द लिखा मैंने अनिल। अनल का मतलब होता है आग, और अनिल का होता है हवा। ऐसे शब्द कहलाते हैं युग्म शब्द। अब आगे अर्थ के आधार पर बात करें तो शब्द समूह के लिए एक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द। कैसे? जैसे जिसे जीता न जा सके, है क्या इसके लिए कोई एक शब्द? जिसे जीता न जा सके वो है अजय। जो कभी मरता न हो, है क्या कोई एक शब्द इनके लिए? कभी मरता न है जी, उसको बोलते हैं अमर। जिसे देखा न जा सके, देखा न अदृश्य, जिन्हें इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सके, अगोचर। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? शब्द समूह के लिए अब है समानार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। अर्थ तो दोनों का समानार्थ प्रतीत होने वाले, लेकिन अर्थ दोनों का भिन्न है। वही सेम युग्म शब्द की तरह, युग्म शब्द ही है। जिसे मैंने लिखा अंश, अंश का होता है कंधा। एक मैंने लिखा अंश, अंश का मतलब हो गया शेष। एक उदाहरण देख लेते हैं। मैंने लिखा अस्त्र, दिखने में तो समानार्थक हो रहे हैं। एक लिखा मैंने शस्त्र, क्या है अस्त्र शस्त्र? ऐसा हथियार जिसका वार फेंक करके किया जाता वो होता है अस्त्र। फेंक कर जितने भी तीर है फेंक करके होता है वार। और भी है त्रिशूल को भी फेंक कर ही मारा जाता है। और भी है कोई शस्त्र, ऐसा हथियार जिसको वार है वो हाथ में पकड़ करके किया जाता हो। जैसे लाठी, लाठी ले लो, लाठी हो गई। बंदूक भी है, लेकिन वार तो चल करके होता है। अस्त्र कहोगे या शस्त्र कहोगे, लेकिन आपको इतनी गहराई में नहीं, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ऐसा हथियार जिसको हाथ में, जिसका वार है वो फेंक करके किया जाता है वो अस्त्र, और हाथ में पकड़ से इसका वार किया जाता है वो गया आपका शस्त्र। शब्द बन रहे समूहवाची। समूहवाची शब्द कौन से? जैसे मैं लिखूं गुच्छा, एक समूह का बोध कराने वाला गुच्छा। मैंने तो कहीं नहीं लिखा भाई फूलों का गुच्छा, गुच्छ और गुच्छे और हो सकते हैं, फूलों का गुच्छा कोई भी हो। तो ये किसका बोध करा रहे हैं? समूह का। मैं कहूं भीड़, समूह का बोध करा रहे हैं। ये हो गए। अब ध्वन्यार्थक में कौन कौन से आते हैं? जितने भी पशु पक्षियों की बोलियां हैं, ध्वनियां हैं, जैसे शेर का दहाड़ना है, मोर का बोलना, जितने भी हैं वो सब पक्षियों की जितनी भी सारी है
वो आएगा इसमें ध्वन्यार्थक। पक्षियों का चहचहाना, बिल्ली का बोलना, कुत्ते का, इनकी जितने भी आवाजें निकलती हैं वो सब ध्वन्यार्थक शब्द में आ जाते हैं। पहले प्रश्न लेते हैं अपन। आज जितना भी हुआ है ये शॉर्ट स्वीट आपको केवल चार्ट के माध्यम से बताया कि ये चीजें होती है, और आगे इनका विस्तार पूर्वक रहेगा। प्रश्न लिख देता हूं पहले तो 5 प्रश्न। तो आज के प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न जो महत्वपूर्ण रहा, पहला प्रश्न है निम्न में से यौगिक शब्द है, यौगिक की बात हो रही है, यौगिक शब्द है। में है पेड़, ब में लिखा मैंने जलज, स में लिखा विद्यालय, और द में लिखा लंबोदर। जिसने ध्यान से देखा है तो हर शब्द को खोल करके बताएंगे कि पेड़ में तो यह है, यौगिक है, योग रूढ़ है, जलज में, अलग अलग में सब में बता देंगे, लेकिन आपको इसमें यौगिक शब्द छांटना है चारों में से कौन सा है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से योग रूढ़ शब्द नहीं है, में लिखा वारिज, ब में लिखा चंद्रशेखर, स में लिखा दशानन, द में लिखा महेश, तीसरा प्रश्न, बेमेल छाटी, बेमेल बताना आपको। एम में लिखा बकरी, व में लिखा गाय, स में लिखा भैंस, और द में लिखा मैंने सुरेंद्र। उत्तर वही आना है। मेंटेबिलिटी की तरह भी करोगे तो भी वही आना है, और अपने योग रचना के आधार पर वाक्य की दृष्टि से करोगे तो सेम ही आना। चौथा है
रचना के आधार पर शब्द भेद होते हैं। यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। शब्द यहाँ वाक्य नहीं है, ध्यान रखना। वाक्य भी तीन ही होते हैं और शब्द भी। वाक्य कैसे तीन? साधारण से मिश्र वाक्य चलेंगे आप जब पढ़ाएंगे तो। संख्या 3, वैध में 4, स में 2 और द में कर दूं 5। पांचवा है यौगिक शब्द में नहीं होता। अब क्या नहीं होता है? क्या यौगिक शब्द में प्रत्यय हो सकता है या नहीं होता? या यौगिक शब्द में संधि हो सकती है? क्या यौगिक शब्द में उपसर्ग हो सकता है या नहीं हो सकता? आगे लिख दूं मैं, यहां लिख दिया मैंने, समास का एक भेद लिख दिया, बहुव्रीहि समास। इनके उत्तर आप कमेंट में लिखे। योग रूट से प्रश्न पहले भी आया है। धन्यवाद।